हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। जैसा कि कल नोटिस आ चुका है, हमारा जो पेपर है एलटी ग्रेड का, उसकी डेट आ चुकी है। अंग्रेजी का जो पेपर है इंग्लिश का, वो 18 जनवरी है। 18 जनवरी को पेपर होगा फर्स्ट शिफ्ट में, और आपने वो नोटिस को पढ़ लिया होगा। तो आज से हमारी जो सीरीज है वो एलटी ग्रेड की सीरीज स्टार्ट हो रही है। जो भी पढ़ेंगे एलटी ग्रेड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे। ट्रेसर राइटर है तो उसको हमने आधा तो कंप्लीट कर लिया है। 18 लेक्चर है वो अपलोड हो चुकी है चैनल पर, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। अब जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो एलटी ग्रेड से संबंधित पढ़ाए जाएंगे। तो आज का टॉपिक है द बर्थडे पार्टी बाय हेरोल्ड पिंटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपके लिए कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ेंगे हम बायोग्राफी ऑफ पेंटर, फिर पढ़ेंगे एक्ट बाय समरी इन हिंदी। लास्ट में क्या पढ़ेंगे 50 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम, जिससे कि कोई भी डाउट आपका ना रह जाए। हेरोल्ड पिंटर एट ए ग्लांस, तो इनका फुल नाम था हेरोल्ड पिंटर। लाइफ स्पेन क्या है, इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1930। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 10 अक्टूबर 1930 इनका जन्म हुआ था। हैकनॉई, लंदन, इंग्लैंड, ये जगह का नाम है इनका। डेथ हुई थी इनकी 24 दिसंबर 2008 एक्टन, लंदन, इंग्लैंड में इनका डेथ हुई थी। और कितनी साल की उम्र में डेथ हुई थी? 78 ईयर्स। मैंने सब कुछ ऐड कर दिया है इसमें, जैसे कि आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। डेथ होने का कारण क्या था? कॉज ऑफ डेथ लीवर कैंसर हुआ था इनको। ये पेपर में पूछ सकता है। ही हैड बीन सफरिंग सिंस 2001। 2001 से क्या थे, ये कैंसर से पीड़ित थे। पेरेंट्स, इनके फादर का नाम था जैक पेंटर, वो क्या थे, आर्ट टेलर थे। मदर कौन थी? फ्रांसिस थी, जो इनका नाम था नी मॉस्कोइट। ये इनका दूसरा नाम है, सरनेम है, जैसे बोल सकते हैं आप। इनकी एजुकेशन हुई थी इनकी हैकनॉई डाउन्स ग्रामर स्कूल, फिर हुई थी रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट RADA, जो ब्रीफली अटेंडेड है। फिर हुई थी इनकी सेंट्रल स्कूल ऑफ स्पीच एंड ड्रामा, इन्होंने सीखा था। ये इनकी एजुकेशन है। मैरिजेज, इनकी 2 शादी हुई थी। एक बीबी का नाम था वाइवियन मर्चेंट, जो थी एक्ट्रेस थी, जो माना जाता है कि 1956 टू 1980 तक इनके साथ रही थी। दूसरी थी लेडी एंटोनिया फ्रेसर, जो क्या थी, हिस्टोरियन थी और राइटर थी। इस बात को भी नोट करें। और कब तक रही थी? 1980 टिल डेथ, मृत्यु तक इनके साथ रही थी। अवार्ड भी मिले हैं इनको, अवार्ड्स देखेंगे, और ऑनर्स हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इनको मिला था 2005। इसको नोट कर ले। 2005 में इनको मिला है नोबेल पुरस्कार। लॉरेंस ओलिवर अवार्ड मिला था इनको, इसको भी नोट करें। टोनी अवार्ड इनको मिला था, टोनी अवार्ड, इसको भी नोट करें। कंपेनियन ऑफ ऑनर, जो CH, ये भी इनको मिला था। CH नाम से पूछ सकता है या इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, कंपेनियन ऑफ ऑनर। और मिला था ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर CH 2002। अब देखते हैं ओवरव्यू। हेरोल्ड पिंटर बाज ए ब्रिटिश प्लेराइट थे
और प्ले राइट की आपकी पेपर में स्पेलिंग पूछी जाती है। इसको नोट कर ले, प्ले राइट, प्ले लिखेंगे, लिखेंगे डब्लू, पेपर में प्ले राइट की स्पेलिंग पूछी जाती है। पिछली बार एलटी ग्रेड के पेपर में काफ़ी सारी स्पेलिंग पूछी गई थी, तो वहाँ स्पेलिंग पूछने की पूरी चांस है। ये क्या थे? प्ले राइट थे, स्क्रीन राइटर थे, डायरेक्टर थे और एक्टर थे। ध्यान रखेंगे, प्ले राइट, स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर एंड एक्टर भी थे। ऑन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे 20th सेंचुरी से। ही इज द बेस्ट नोन फॉर यूज पिंटरस्क्यू डायलॉग, इसको भी नोट कर लें, जो मार्क करते थे। और क्या थे? लॉन्ग पॉजेस, साइलेंसेस, एवरीडे लैंग्वेज, हिडन मीन्स, धमकियां होती हैं ये, एम्बिग्यूटी थी इनके वर्क में, मीन्स था, साइकोलॉजिकल टेंशन थी इनके वर्क में। हिज वर्क्स ऑफन एक्सप्लोर, इनके वर्क थे वो एक्सप्लोर करते थे पावर को, डोमिनेंस को, ह्यूमन रिलेशनशिप को बारे में बताते हैं। अब देखते हैं कुछ मेजर वर्क जो क्या है क्रॉनिकल ऑर्डर में है। पहला वर्क है इनका जो आया था 1957, द रूम, द हिज फर्स्ट प्ले, वन एक्ट ड्रामा है, ध्यान रखना। 1958, द बर्थडे पार्टी, जो इनिशियली फेलियर था, ये फेलियर प्ले है इनका, ध्यान रखना। लेटर बिकम क्लासिकल, लेकिन बाद में क्या हो गया था? क्लासिकल हो गया था। शुरुआती दिनों में क्या था? फेलियर था, इसको भी नोट करें। 1959, द डंबर वेटर था, जो था वन एक्ट प्ले शोइंग एब्सर्डिटी एंड सस्पेंस दिखाता है ये। 1960, द केयरटेकर, जो ब्राउट हिम इंटरनेशनल फेम, इसने क्या दिलाई थी? इंटरनेशनल फेम को दिलाया था इनके लिए। 1961, अ स्लाइट एक्ट, ये क्या था? रेडियो प्ले था, लेटर अडेप्टेड ऑफ फॉर स्टेज, ये क्या था? रेडियो प्ले था। 1962, द लवर क्या था? इनका डोमेस्टिक कॉमेडी थी ये, विद साइकोलॉजिकल ट्विस्ट आया था इसमें। 1963, द कलेक्शन था इनका, एक कलेक्शन नाम से आया था, द शॉर्ट प्ले अबाउट इनफिडेलिटी। 1964, द होम कमिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें, द होम कमिंग, बॉन टोनी अवार्ड, इसी वर्क से क्या मिला था इनको? टोनी अवार्ड मिला था। अब मास्टरपीस ऑफ फैमिली पावर स्ट्रगल के बारे में ये बात करता है। 1968, लैंडस्केप एंड साइलेंस, सरसरी नज़र डालते हैं, पेपर में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर पता होगा तो कम से कम पता तो होगा, पढ़ के जाएंगे तो मिनिमलिस्ट इंट्रोस्पेक्टिव प्लेज है ये। 1971, ओल्ड टाइम्स, इनका एक वर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अबाउट मेमोरी, लव और आइडेंटिटी के बारे में बात करता है। 1975, नो मैंस लैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, द फीचर्स टू एजिंग राइटर, इसमें क्या दिखाता है? दो एजिंग राइटर को दिखाता है, ब्लेंड ऑफ रियलिज्म एंड एब्सर्डिटी। नेक्स्ट इनका दिया है वर्क 1978 में आया था, बिट्रेयल, जो फेमस रिवर्स क्रोनोलॉजी स्ट्रक्चर है ये। 1984, वन फॉर द रोड क्या था? ये पॉलिटिकल प्ले है जो कंडेम करता है टॉर्चर, इसमें टॉर्चर दिखाया गया है। 1991, द पार्टी टाइम, ये क्या था? पॉलिटिकल एलिगरी है इनका है। 1993, मूनलाइट, ये क्या है इनका? द थीम्स ऑफ डेथ एंड फैमिली के बारे में इनकी थीम्स है। 2000, ये क्या था? सेलिब्रेशन था, द हिज लास्ट स्टेज प्ले,
इसको नोट कर लें। ये इनका क्या है, लास्ट स्टेज प्ले है। कुछ स्क्रीन पेज प्लेज भी थे जो क्या सिलेक्टेड मेजर वर्क्स हैं, जैसे कौन कौन से थे। 1963 द सर्वेंट, जो डायरेक्टर थे इनके, जो डायरेक्टर थे जोसेफ लॉयसे। 1967 एक्सीडेंट, जो था क्या था, इसके डायरेक्टर कौन थे, वही थे डायरेक्टर जोसेफ लॉयसे। 1971 द गो बिटवीन बॉर्न गेम्स गोल्डन पाम, यहाँ से इनको अवार्ड मिला था। 1981 द फ्रेंच लेफ्टिनेंट जो दिया है, इसकी स्पेलिंग पेपर में पूछ लेता है लेफ्टिनेंट की, LIEUT 10 इसकी पेपर में पहली बार स्पेलिंग पूछी गई थी। रेस्टोरेंट है, लेफ्टिनेंट है, और इनकी पेपर में स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। और पूरी की पूरी 500 स्पेलिंग की वीडियो जो थी उस पर हमने अपलोड कर दी है, एक बार उसको जरूर देख लें। पेपर में 10 क्वेश्चन स्पेलिंग से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है 1990 द हैंडमेड्स टेल, इनका वर्क है, ये स्क्रीन प्ले है जो बेस्ड ऑन मार्गरेट एटवुड्स नोवेल है। 1993 द ट्रायल बेस्ड ऑन खाफका नोवेल। अब कुछ इनकी थीम है, इनकी थीम क्या है, की थीम क्या है, जैसे इनकी की थीम है, स्टाइल है साइलेंस, पॉज एज एक्सप्रेशन, पावर और डायनेमिक्स है, विद इन रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं, मीन्स बीनीथ ऑर्डिनरी डायलॉग है इनके, मेमोरी एंड आइडेंटिफाई है, आइडेंटिटी, और पॉलिटिकल ऑपरेशन एंड ट्रूथ है इनकी स्टाइल है। लेजेसी, हेरोल्ड पिल्टर रिमेन्स जाइंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ब्रिटिश लिटरेचर, ये जाइंट थे। हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंड्स ड्रामेटिस्ट लाइक, इन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, जैसे डेविड मेमेंट, टॉम स्टोपर्ड एंड कार्ले चर्चिल। इनकी टर्म थी पिंटरस्क्यू, इनकी ये टर्म थी, जो हैज एंटर द इंग्लिश लैंग्वेज टू डिस्क्राइब हिज यूनिक स्टाइल ऑफ डायलॉग एंड एटमॉस्फेयर। इस टर्म को याद रखेंगे। अब हमारा वर्क आता है द बर्थडे पार्टी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और LT ग्रेड के सिलेबस में दिया गया है। और जो भी पढ़ेंगे हम LT ग्रेड के ही जो दिया है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था जो प्ले था, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन था, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जस्टिस को कंप्लीट कर लिया है। जो भी प्ले है इससे पहले के सब ड्रामा जो है उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्रमवार चलेंगे। द बर्थडे पार्टी, प्ले राइट कौन है, हेरोल्ड पिल्टर है। ईयर ऑफ पब्लिकेशन रिटन हुआ था 1957, इसको याद रखेंगे। 1957 में ये क्या हुआ, रिटन हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा जो कि आपके टॉपिक में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। रिटन हुआ है 1957 और फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1958। इसको नोट कर लें, 1958 में ये परफॉर्म होता है। इसका जॉनरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है जॉनरा। जॉनरा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जॉनरा है इसका कॉमेडी ऑफ मेंस, इसका मतलब होता है भय की हास्य नाटक शैली होता है। मीन्स का मतलब होता है धमकी, धमकी देना, भय होना। एब्जर्ड ड्रामा है ये। एब्जर्ड ड्रामा का मतलब होता है मीनिंगलेस ड्रामा, जिसमें कोई निष्कर्ष ना निकले कि कहाँ शुरू हुआ था और कहाँ खत्म हो रहा है, इसका कोई निष्कर्ष ना निकलना। असंगत या निरर्थक नाटक, मीनिंगलेस, तो इसका ध्यान रखें, ये क्या है, एब्जर्ड ड्रामा, इसको भी ध्यान रखें।
और क्या ये साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। इसका मतलब होता है मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद नाटक है। ये पॉइंट हैं, इनको याद रखेंगे। ये 3-4 पॉइंट है, इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। एक तो इसकी रिटन डेट, परफॉर्म डेट, कब हुआ था पहली बार, और इसका जॉनरा क्या है। ये तीनों के तीनों जॉनरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए। कॉमेडी ऑफ मैंस, एब्जेक्ट ड्रामा, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई थी? इसकी सेटिंग है ए सेबी सी साइड बोर्डिंग हाउस इन इंग्लैंड। एक साधारण सी समुद्र किनारे की बोर्डिंग हाउस में इसकी सेटिंग रखी गई है। ये भी एक पॉइंट है, पूछ सकता है पेपर में कि इसकी सेटिंग कहाँ रखी गई है। और ध्यान रखेंगे ये 3 एक्ट्स प्ले है। इस पर कितने एक्ट हैं? 3 एक्ट्स हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 एक्ट्स का प्ले है। इसकी थीम क्या है? इसकी मीन्स बीनीथ द ऑर्डिनरी, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, पावर ऑफ डोमिनेशन, आइसोलेशन एंड एलिनेशन, एब्सर्डिटी ऑफ कम्युनिकेशन इसकी थीम है। इसको एक बार देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इसको नोट डाउन कर लें। आप देखते हैं मेन कैरेक्टर्स। अब कौन कौन इसमें मेन कैरेक्टर्स है? पहला जो कैरेक्टर है वो है मैग बॉयल्स। ये कौन है? एक को ऑनर टू द बोर्डिंग हाउस। ये बोर्डिंग हाउस की क्या को ऑनर है, जो मैटरनल, नीव और टॉक्सिटिव है। बहुत ज़्यादा बातूनी औरत है। ये लगभग 60 वर्ष की जो क्या है इसकी उम्र है। ये हाउस की मालकिन है, बातूनी है और भोली और माँ जैसी देखभाल करने वाली औरत है। ये ध्यान रखेंगे, आपकी सुविधा के लिए मैंने हिंदी को भी यहाँ नोट डाउन कर दिया है। इसका पति है पीटे बोल्स। ये इसका पति है। तो पीटे बोल्स कौन है? ये हर हस्बैंड है। ये मैग का कौन है? पति है। ये डेक चेयर अटेंडेंट है, क्यूट, पैसिव और ऑब्जर्वर है। लगभग 65 वर्ष का मैग का पति है, शांत स्वभाव का एक डेक चेयर अटेंडेंट है। ध्यान रखेंगे, इसका पति है, इसकी उम्र कितनी? 65 साल है। ये क्या लगभग में? तो 60 के लगभग इसकी एज है। नेक्स्ट कैरेक्टर दिया है तुम्हारा स्टैनली वेबर। ये कौन है? ये तो ओनली गेस्ट एट द बोर्डिंग हाउस। जी क्या है? ओनली क्या गेस्ट हाउस है, जो बोर्डिंग हाउस है, जो मैक का और पीटी का कौन है? घर है। तो वहाँ कौन है? यही रहता है, गेस्ट है। ये द फॉर्मर पाइनिस्ट है, न्यूरिक है, पेरोनाइड है, परहप्स हाइडिंग फ्रॉम समथिंग, और कुछ लगता है कि छुपाता है अपने आप से कुछ। लगभग 35 वर्ष का है। ध्यान रखेंगे, लगभग ये 35 साल का है। तो लगभग में है तो 30 के करीब आप मान सकते हैं इसको। ये एग्जैक्ट नहीं है, ये 30 के करीब करीब है। ये बोर्डिंग हाउस का अकेला मेहमान है, कभी कभी पियानिस्ट रहा है। अब क्या है? मानसिक रूप से अस्थिर है, छिपा हुआ व्यक्ति है। ये पहले पियानिस्ट था, लेकिन अब क्या है? छिपा हुआ है। नेक्स्ट आपका करेक्टर दिया है, ये करेक्टर के नाम है। ये नेक्स्ट है गोल्डबर्ग नेट। इसको ध्यान रखेंगे, गोल्डबर्ग नेट है। इसको पूछ लेता है, ये नेट बोल सकता है या नेट गोल्डबर्ग बोल सकता है। ये मिस्टीरियस विजिटर है, आउटवर्डली पोलाइट, इनवर्डली थ्रेटनिंग, रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटी एंड कन्फर्मिटी। ये क्या है? जीव है। इसको नोट कर ले। जो गोल्डबर्ग नेट है ये क्या है? जीव है। लगभग इसकी उम्र 30 साल है। लगभग 50 साल है इसकी उम्र है। बाहर से आया रहस्यमयी व्यक्ति है। मिस्टीरियस क्या है? विजिटर है, बाहर से आया है। बहुत सब दिखता है, लेकिन भीतर से क्या है? बहुत ज़्यादा क्रूर है। दिखता क्या है? बहुत ज़्यादा सब दिखता है, सब, लेकिन है क्या? बहुत ज़्यादा क्रूर है। नियंत्रण करने वाला व्यक्ति है ये। नेक्स्ट आपका करेक्टर दिया है मैकैन। मैकैन, इसका नाम
डरमाउंट भी है। ये क्या गोल्डबर्ग्स असिस्टेंट है, जो गोल्डबर्ग था उसका असिस्टेंट है, ये करेक्टर है। जो कौन है, आयरिश मैन है, इसको नोट कर ले। जो गोल्डबर्ग है वो ज्यू है, ये कौन है, आयरिश मैन है। मैथोडिकल एंड इंटीमिडिएटिंग जो है, ये क्या है, 30 इयर्स ओल्ड है, इसकी उम्र लगभग 30 साल है, लगभग इसकी उम्र 30 साल है। और गोल्डबर्ग का क्या है, साथी है, जो ठंडे दिमाग वाला व्यक्ति है, अनुशासित और धमकाने वाला व्यक्ति है, ये धमकी बहुत देता है ये। अगला करेक्टर है लुलू। लुलू कौन है, लुलू ए यंग वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड, पड़ोसन में रहती है, पड़ोसी है, जो फ्लर्टी है, क्या करती है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करती है लोगों को, एंड क्यूरियस है, लेटर ह्यूमिलेटेड बाई गोल्डबर्ग, ह्यूमिलेटेड हो जाती है गोल्डबर्ग के लिए। 20 वर्षीय पड़ोस की लड़की है, चंचल है, जिज्ञासु है, बाद में अपमानित भी होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लुलू, ये 4-5 कैरेक्टर हैं, तो इनको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एक्ट वाइज समरी। एक्ट वाइज समरी, एक्ट, इसमें कितने एक्ट हैं, टोटल 3 एक्ट्स की प्ले है, ये 3 एक्ट्स हैं ओनली इसमें। तो पहला एक्ट है, इसमें क्या मिलेगा आपको देखने को, परिचय मिलेगा और रहस्य की शुरुआत होती है। कहानी एक छोटे पुराने और बोर्डिंग हाउस से शुरू होती है। एक छोटा सा पुराना सा बोर्डिंग हाउस है, जिसका जो मैग है और उसकी पीटे है, वो कौन है, इसके जो मैग है और पीटे है, इसके मालिक हैं। जहाँ मैग और उसका पति पीटी बेल्स रहते हैं, बुल्स रहता है, ये दोनों लोग रहते हैं, और इन्हीं का क्या है, इसके ऑनर है ये लोग। उनका केवल एक ही लॉज है, किराएदार है केवल, ध्यान रखना, एक ही किराएदार है जिसका नाम है स्टैनली वेबर। एक ही किराएदार है जिसका नाम है स्टैनली वेबर, जो दिन भर आलसी रहता है, पड़ा रहता है दिन भर, कुछ काम नहीं करता है वो, कुछ अपने आप को छुपाता रहता है वो किसी चीज़ से। समाचार पत्र पढ़ता है और पियानो बजाने की बात करता है, पियानो बजाने की बात करता है। तो ध्यान रखना, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बोर्डिंग हाउस से, जिसके मालिक कौन है, जिसके मालिक हैं पीटे और मैग। मैग स्टैनली के साथ माँ की तरह व्यवहार करती है। जो मैग है उस घर की मालकिन है, तो वो क्या करती है, स्टैनली के साथ माँ की तरह व्यवहार करती है, उसे नाश्ता देती है, उसके बाल संवारती है, और बहुत ही बातूनी रहती है, बहुत ज़्यादा बातें करती है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि जो करेक्टर है मैग का वो कैसा है, ये कैसी बातूनी है, बहुत ज़्यादा क्या है, टॉकेटिव है, बातूनी है। इसको पेपर में पूछ सकता है कि मैग जो कैसी है, टॉकेटिव है। मैग बताती है कि 2 नए मेहमान आने वाले हैं। स्टैनली को बताती है कि 2 मेहमान हमारे घर पर बोर्डिंग हाउस पर आने वाले हैं, जिनका नाम है, एक है गोल्डन, एक गोल्डबर्ग है, एक गोल्डबर्ग और उसका साथी है मैकैन। ध्यान रखेंगे, ये गोल्डबर्ग है वो कौन है, ज्यू है, और मैकैन कौन है, आयरिशमैन है। ये सुनकर स्टैनली बहुत परेशान हो जाता है, जैसे उसे किसी डरावनी याद की झलक मिल गई है। वो उन 2 लोगों के नाम सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है स्टैनली, जो पहले से क्या है, पेइंग गेस्ट है। वह कहता है कि वे लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं, वो कहता है कि वे 2 लोग क्या करने आ रहे हैं, वो उनको पकड़ने आ रहे हैं। फिर मेग ये भी बताती है, कहती है कि आज स्टैनली का जन्मदिन है, कहती है कि आज स्टैनली का जन्मदिन है, जबकि स्टैनली कहता है कि ऐसा नहीं है। मैग फिर भी पार्टी की तैयारी करती है। ये एक्ट 1 का सारांश है। ये अंक रहस्य और डर का माहौल बनाता है, कुछ ऐसा जो सामान्य जीवन के पीछे छिपा हुआ है। जो स्टैनली है वो अपने पीछे कुछ ना कुछ रहस्य को छिपा रहा है, कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं बताना चाहता है, कुछ रहस्य है, इसलिए 2 लोग आ रहे हैं, उसे लगता है कि वो लोग उसे पकड़ने आ रहे हैं। एक्ट नंबर 2 होता है धमकी और टू टर्न होती है इसमें।
मीन्स एंड ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलता है। दूसरे अंक में गोल्डबर्ग और मैकेन बोर्डिंग हाउस पहुंचते हैं। दोनों लोग, गोल्डबर्ग कौन है, एक जीव है, और मैकेन कौन है, एक आयरिशमैन है। दोनों बहुत शालीन और विनम्र दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी सवाल और रवैया धीरे धीरे भयावह डरावने होते जाते हैं। वे स्टेनली से अजीब और अर्थहीन सवाल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक सवाल पूछते हैं, जैसे तुमने हमारे संगठन को क्यों धोखा दिया, तुम्हारा जन्मदिन क्यों छुपाया, तुमने किसी धोखा दिया। ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं, मीनिंगलेस सवाल पूछते हैं उससे। एक्ट नंबर 2 में ये सवाल बिना किसी तर्क के लेकिन मानसिक दबाव बढ़ाते हैं। वो सोच में पड़ जाता है स्टेनली कि ये लोग मुझसे इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। और सवाल कैसे होते हैं, अर्थहीन होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और हमने अजीबोगरीब किसी से सवाल पूछ लिए तो वो तो परेशान हो जाएगा, वो सोचेगा कि पता नहीं कौन व्यक्ति है जो मुझसे ऐसे सवाल पूछे। तो ध्यान रखना, तो इसमें क्या है, मीनिंगलेस जो है आपको देखने को मिलेगा इसमें। एब्जर्ड, थिएटर ऑफ एब्जर्ड का ये एग्जाम्पल है। और क्या मिलता है इसमें देखने को, कॉमेडी ऑफ मेंस है जिसमें धमकी भी मिलती है देखने को, और साइकोलॉजिकल रियलिज्म है ये प्ले जो है। फिर शुरू होती है बर्थडे पार्टी, और इसी क्या है, यही हमारा टाइटल है इस प्ले का। तो शुरू होता है द बर्थडे पार्टी, केक, संगीत और एक खेल, ब्लाइंड मैन्स बफ, आंख मिचौली का खेल होता है। इसको नोट कर लें, इसमें खेल होता है ब्लाइंड मैन्स बफ, एक आंख मिचौली का खेल खेला जाता है बर्थडे पार्टी में। खेल के दौरान बत्तियां बंद हो जाती हैं, अंधेरे में अफरा तफरी मचती है। जब रोशनी लौटती है तब क्या होता है, अब ध्यान रखना, लाइटें बंद हो चुकी हैं, लोग परेशान है, अफरा तफरी मची पड़ी है, तो क्या होता है, तो एक अजीबोगरीब घटना होती है। जो लुल्लू है जमीन पर गिरी है और स्टेनली का चश्मा टूटा हुआ है और स्टेनली उसके पास है। स्टेनली उसको पकड़ने जाता है, स्टेनली की गोद में ही है वो, और वह टूटा हुआ और डर से कांपता हुआ है। इसमें ये घटना होती है जब लाइट बंद हो जाती है। जो लुल्लू है उसकी बाहों में होती है स्टेनली की। जो लुल्लू है उसका कैरेक्टर ऐसा है, जो ओल्ड में ज़्यादा होते हैं, उम्र में ज़्यादा होते हैं, उनकी तरफ देखकर अट्रैक्टिव बहुत ज़्यादा होती है ये, इसका ऐसा कैरेक्टर है जो लुल्लू है। तो ये लड़की है जो अपने से उम्र में ज़्यादा लोग होते हैं उनकी तरफ देखकर आकर्षित बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, ये एक्ट पूरी तरह से मानसिक आतंक और भय का प्रतीक है। कॉमेडी ऑफ मेंस यहाँ क्या होता है, चरम सीमा पर पहुंचता है। कॉमेडी ऑफ मेंस का मतलब डर का माहौल होता है, भय, धमकी मिलती है, इसमें धमकी भी होती है। एक्ट नंबर 3 विनाश और विस्मृति होती है, डिस्ट्रक्शन और डेनियल होता है। अगली सुबह माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। लुल्लू अब बहुत अपमानित और टूटी हुई, ह्यूमिलेटेड दिखाई दे रही है, क्योंकि वो क्या थी, स्टेनली की गोद में थी। सब लोगों ने देख लिया था, लाइट उजाला हुआ था, तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है। वह गोल्डबर्ग पर आरोप लगाती है कि उसने उसके साथ बदसलूकी की। इसको नोट करें, लुल्लू आरोप लगाती है गोल्डबर्ग पर। अब स्टेनली पूरी तरह से टूट चुका है, जो स्टेनली है पूरी तरह से टूट चुका है। वह अब ठीक से बोल भी नहीं पाता है, उसकी बाणी लड़खड़ा जाती है, बोल नहीं पा रहा है। गोल्डबर्ग और मैकेन अब उसे डॉक्टर मोंटिके जो है उसके पास ले जाने के लिए बात करते हैं। असल में उसे कहीं ले जा रहे हैं, शायद ख़त्म करने या दिमागी इलाज कराने के लिए। उसको मारना चाहते हैं वो, ये बताते नहीं है कहाँ ले जाना चाहते हैं वो डरता है कि मुझे कहीं ले जाके मार ना दे वो। पीटे कुछ विरोध करता है, पीटे जो है वो मना करता है कि इसको नहीं ले जा सकते, ये मेरा मेहमान है, लेकिन वो लोग ले जाते हैं। कौन कौन, जी गोल्डबर्ग और मैकेन उसको ले जाते हैं। पीटे कहता है कि स्टैन, डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू।
स्टैन कहता है तुम्हें उन्हें ये मत करने दो कि तुम्हें बताए क्या करना है। लेकिन स्टैनली अब अपनी पहचान खो चुका है और उसे ले जाया जाता है। अंत में मैग बिना किसी भावना से पूछती है कि क्या स्टैनली ने नाश्ता किया, और पीटे बस चुप रहता है। ये होता है, अंत होता है। तो ये क्या है, एब्जर्ड है। द थिएटर ऑफ एब्जर्ड का एग्जाम्पल है और मीनिंगलेस है। ये एब्जर्ड ड्रामा है, इसमें कोई अर्थ नहीं निकलता कि कहाँ खत्म हुआ, क्यों खत्म हुआ, इसका अर्थ क्या था। इसमें धमकी देखने को मिलती है, साइकोलॉजिकल रियलिज्म देखने को मिलता है। अंत बेहद व्यंग्यपूर्ण और डरावना है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। समाज फिर से अपने सामान्य रूप से लौट जाता है। लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, काम करने लगते हैं, कुछ होता ही नहीं है। तो ये है आपका थिएटर ऑफ एब्जर्ड का एग्जाम्पल, पूरा का पूरा प्ले। जैसे सामान्य जीवन में छिपा हुआ भय, मीन्स इन द ऑर्डिनरी। साधारण बातें और भी साधारण बातें भी डर डर और हिंसा छिपा सकती हैं। इसमें आता है लॉस ऑफ आइडेंटिटी, इसकी थीम्स है, पहचान की हानि होती है। स्टैनली अपनी पहचान और स्वतंत्रता को दोनों को खो देता है। इसमें मिलता है आपको पावर एंड डोमिनेशन। गोल्डबर्ग और मैककेन समाज के शक्तिशाली और नियंत्रणकारी तंत्र का प्रतीक है, दोनों लोग। इसमें मिलता है आपको फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, संवाद अर्थहीन हो जाता है। यही पिंटर की शैली का मूल रूप है। जो संवाद है वो अर्थहीन हो जाता है। अर्थहीनता और अस्तित्ववादी, एब्सर्डिटी एंड एक्सटेंशियल फियर होता है इसमें। ये नाटक मानव अस्तित्व की असुरक्षा को दिखाता है। कुछ कोटेशन भी हैं, जैसे ये स्पीकर आपका ये कोटेशन है, स्टैंड डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू। ये पीटे पीटे बोलता है, इसको नोट कर ले, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है, और ऐसे एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज बर्थडे स्टैन। स्टैन मतलब स्टैनली। ये कहती है, मैग जो पीटी की वाइफ है, वो कहती है तुम्हारा क्या है, आज बर्थडे है, वो लेकिन वो मना करता है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। कौन पूछता है कि गोल्डबर्ग मैककेन पूछते हैं। पहचान को नष्ट करने का तरीका है, तुम्हारा नाम क्या है। इसका निष्कर्ष क्या निकला। द बर्थडे पार्टी एक गहरी प्रत्यात्मक रचना है जो दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति सामान्य जीवन की सतह के नीचे छिपे भय और सत्ता के दबाव में अपनी पहचान को खो देता है। ये क्या है, इसका निष्कर्ष है। एक व्यक्ति है जिसका नाम स्टैनली है, वो अपनी डर के माहौल से अपनी पहचान को खो देता है। वो डर का माहौल होता है इसके अंदर। हर पात्र के माध्यम से पिंटर ये दिखाते हैं कि मानव जीवन कितना असुरक्षित है और क्या है, अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। अर्थहीन हो सकता है जब समाज नियंत्रण और झूठ के जाल में फंसा हो। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्ले। अब देखते हैं द बर्थडे पार्टी के 550 वन लाइनर क्वेश्चन को, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बर्थडे पार्टी। तो सबको पता है, हेरोल्ड पिंटर ने लिखा है। व्हेन बाय द बर्थडे पार्टी फर्स्ट परफॉर्म्ड, तो 1958। वेयर इज द प्लेस एट, तो कहाँ होता है सेट, इन अ सी साइड बोर्डिंग हाउस इन इंग्लैंड। मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ। व्हाट इज द जॉनरा ऑफ प्ले, जॉनरा का इसका कॉमेडी ऑफ मीन्स और एब्जर्ड ड्रामा है। एब्जर्ड का मतलब होता है मीनिंगलेस, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। हाउ मेनी एक्ट्स आर देयर इन द बर्थडे पार्टी, तो कितने एक्ट है, 3 एक्ट्स है। ये पेपर में पूछे जाते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को याद करना होता है, और छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो ऐसे ही पूछता है, माइनर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। नेम द ऑनर्स ऑफ द बोर्डिंग हाउस, जो ऑनर है वो मैग और पीटे हैं।
हु इज द ओनली लॉजर द हाउस एट द स्टार्ट। तो स्टैनली वेबर है केवल अकेला जो गेस्ट है। व्हाट वाज स्टैनलीज फॉर्मर प्रोफेशन? वो क्या था? पियानिस्ट था, पियानो को बजाता था, पियानिस्ट था। प्रोफेशन था उसका फॉर्मर, ध्यान रखेंगे इसको। हु आर द टू मिस्टीरियस विजिटर? तो दो लोग आते हैं इसके और बताती है उसको, मैग बताती है स्टैनली को कि हमारे घर पर दो लोग मेहमान आ रहे हैं। उनके नाम होते हैं गोल्डबर्ग और मैकन। मैकन जो होता है वो आयरिशमैन होता है और गोल्डबर्ग कौन होता है? जीव होता है। इस बात को भी ध्यान दें, वो पूछ सकता है कि जो गोल्डबर्ग था वो कौन था? जीव था, क्रिश्चियन था, हिंदू था, कौन था? तो इस बात को भी पूछ सकता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द यंग गर्ल इन द प्ले? तो कौन है? लुल्लू है, जिसकी उम्र कितनी? 20 ईयर्स है लगभग में। हु ऑर्गेनाइज द स्टैनलीज बर्थडे पार्टी? तो जो बर्थडे पार्टी है, जो हमारे प्ले है, उसका टाइटल भी है, तो कौन उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है? तो मैग बॉल्स। मैग बॉल कौन है? पीटी बॉल्स की पत्नी है और जो ऑनर है, बोर्डिंग हाउस की ऑनर भी है। व्हाट इज गोल्डबर्ग्स फर्स्ट नेम? तो जो गोल्डबर्ग है उसका फर्स्ट नेम है नेट गोल्डबर्ग। व्हाट इज द मैकन्स नेशनलिटी? वो कौन है? आयरिश है, वो आयरिश मैन है। हु सेज? कौन कहता है कि स्टैन डोंट लेट देम टेल यू व्हाट टू डू? तो बोलता है पीटी। व्हाट गेम इज प्लेड ड्यूरिंग द पार्टी? तो पार्टी के दौरान कौन सा खेल खेला जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। तो ब्लाइंड मैंस पप जो होता है, आंख मिचौली का खेल खेला जाता है। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द ब्लैकआउट? जब सब काला काला हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो लुलू इज अटैक्ड एंड स्टैनली ब्रेक्स डाउन। व्हाट इज मैक्स नेचर? मैक का नेचर कैसा है? मैक का नेचर है टॉकेटिव एंड चाइल्ड लाइक, बच्चों की तरह पाला पोषण करती है, बहुत ख्याल रखती है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या है? बातों नहीं है, बातें बहुत करती है वो। व्हाट इज पीटीज प्रोफेशन? पीटी का प्रोफेशन क्या है? डेक चेयर अटेंडेंट, वो डेक चेयर अटेंडेंट है। व्हाट डज द बर्थडे पार्टी सिंबलाइज? तो किसको सिंबलाइज करती है? बर्थडे वो सिंबलाइज करता है इल्यूजन एंड डेनियल ऑफ रियलिटी। इल्यूजन है, भ्रम है। हु रिप्रेजेंट्स अथॉरिटी एंड कंट्रोल? तो कौन शो करता है अथॉरिटी और कंट्रोल के लिए? तो दो व्यक्ति हैं, गोल्डबर्ग और मैकन। नेक्स्ट आपका दिया है कि व्हाट टर्म्स डिस्क्राइब्स पिंटर्स यूनिक डायलॉग स्टाइल? तो इसको नोट कर लें, पिंटरेस्ट क्यों। व्हेन वाज हैरोल्ड पिंटर्स बॉर्न? तो इनका जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1930। वेयर पिंटर बॉर्न? तो इनका जन्म हुआ था हैकने, लंदन में। व्हेन डिड पिंटर डाई? इनकी मृत्यु हुई थी 20 दिसंबर 2008। व्हाट मेजर अवार्ड डिड द विन इन 2005? तो 2005 में इनको मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाएगा। व्हाट इज पिंटर्स फर्स्ट प्ले? तो इनका फर्स्ट प्ले था द रूम, जो आया था 1957। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। फर्स्ट प्ले इनका द रूम 1957। विच प्ले गेव पिंटर इंटरनेशनल फेम? तो वो था केयर टेकर, जो आया था 1960 में। नेम वन ऑफ पिंटर्स मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स स्क्रीन राइटर? तो वो थी द सर्वेंट्स 1963। विच प्ले ऑफ पिंटर इज रिटन रिवर्स क्रोनोलॉजी?
तो बिट्रियल जो आया था 1978 में। व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ एन अप्लाई टू द बर्थडे पार्टी? तो इसका सब टाइटल क्या था? अ कॉमेडी ऑफ मीन्स है, इसमें धमकियां होती हैं। हु ह्यूमिलिटीज लुल्लू, तो किसकी तरफ दिखाई जाती है? वो दिखाती है अपमानित गोल्डबर्ग। व्हाट हैपन्स टू स्टैनली एट द एंड, तो इसके साथ क्या होता है? तो ही इज टेकन अवे बाय गोल्डबर्ग एंड मैकैन, जो मैकैन है और गोल्डबर्ग है इसको वहां से ले जाते हैं बोर्डिंग हाउस से। हु रिमेन्स इग्नोरेंट ऑफ ट्रेजेडी एट द एंड, तो कौन इग्नोरेंट हो जाता है ट्रेजेडी एट द एंड? वो है मैग बोल्स। हाउ मेनी विजिटर्स कम टू द बोर्डिंग हाउस, तो कितने लोग आते हैं? 2 लोग आते हैं, उनके नाम थे मैकैन और गोल्डबर्ग। हु इज मोर मेथोडिकल अमोंग द विजिटर? मैकैन। हु अपीयर्स पोलाइट बट मैनिपुलेटेड, तो था गोल्डबर्ग, और मैनिपुलेट की पूछ लेता है पेपर में स्पेलिंग। What does the silence in Painter's plays suggest? तो क्या सजेस्ट करते हैं? ये इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल टेंशन देते हैं। What literary moment influence Painter's work? तो कौन सा इन्फ्लुएंस करता है वो? द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है मीनिंगलेस। हु कॉइन्ड द टर्म कॉमेडी ऑफ मीन्स, तो कौन थे? इराबिक वार्डेल थे। व्हाट इज द टोन ऑफ एंडिंग? डार्क एंड आयरनिक है। हु टेल्स मैग दैट 2 न्यू गेस्ट आर कमिंग, तो बताती पीटे। हाउ डज स्टैनली रिएक्ट टू न्यूज ऑफ द गेस्ट, तो कैसे रिएक्ट करता है? तो ही गेट्स नर्वस एंड फ्राइटेंड, वो नर्वस हो जाता है और डर जाता है। विच ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैनली ब्रेक्स ड्यूरिंग द पार्टी, तो क्या टूटता है स्टैनली का? ग्लासेस, उसका जो चश्मा होता है वो टूट जाता है। व्हाट इज स्टैनलीज इमोशनल कंडीशन एट द एंड, तो उसकी इमोशनल और कंडीशन कैसी होती है? वो कंप्लीटली ब्रोकन एंड स्पीचलेस हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता और ह्यूमिलेटेड हो जाता है। व्हाट डज पीटे सिम्बलाइज, तो पीटे सिम्बलाइज करता है पैसिव ह्यूमिलिटी को, एक निष्क्रिय व्यक्ति है, हेल्पलेस ऑब्जर्वर है। व्हाट डज मैग सिम्बलाइज, तो मैग सिम्बलाइज करती है इग्नोरेंस एंड फॉल्स कंफर्ट। व्हाट डू गोल्डबर्ग एंड मैकैन सिम्बलाइज, वो करते हैं सोसाइटियल और अथॉरिटियन कंट्रोल के बारे में सिम्बलाइज करते हैं। व्हाट डज स्टैनली सिम्बलाइज, तो स्टैनली सिम्बलाइज करता है द इंडिविजुअल और आर्टिस्ट क्रस्ड बाय अथॉरिटी। व्हेन वाज द बर्थडे पार्टी फर्स्ट पब्लिश्ड इन द बुक फॉर्म, तो कब हुई थी ये? पब्लिश्ड इन बुक फॉर्म में होती है 1959 में, ध्यान रखना 1959 में ये पब्लिश हुई थी बुक में। इनिशियली हाउ वाज द प्ले रिसीव्ड, इनिशियली ये प्ले क्या था? अ फेलियर एट फर्स्ट, पहले क्या था? फेलियर था ये, बट लेटर प्रेज्ड एज मास्टरपीस, और बाद में क्या बन गया? मास्टरपीस बन गया। तो हेरोल्ड पिंटर का ये मास्टरपीस प्ले है जो द बर्थडे पार्टी, यहीं समाप्त करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आप जो प्रीवियस पीढ़ी है उनको देख रहे होंगे, उनको ध्यान से देखिए और समझिए और नोट करते जाइए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी आपको। और आज से हमारा जो कितने दिन बचे हैं? आज से 75, आज का दिन तो चला गया, तो 74 डेज अभी रिमेनिंग है हमारे पास। तो जितना कि जो कोर्स है एलटी ग्रेड का उसको हम समाप्त कर देंगे, चाहे वो ग्रामर हो। पॉकेट तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुकी है, जो पॉकेट की क्लास आती है फ्राइडे एंड सैटरडे को इडियम्स फ्रेजेज की, वो ख़त्म हो जाएगी। हमने वन वर्ड करा दिए हैं, फ्रेजल वर्ब करा दिए हमने, प्रेपोजिशन हमने करा दिए हैं, और भी सीरीज लेके आएंगे। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब बचा आपका
इंग्लिश लिटरेचर, तो उसकी हम सीरीज स्टार्ट कर दी है आज से। तो और रैनन मार्टिन की बुक को ध्यान से देखते रहें, पिछली बार पेपर में वहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मिलते हैं कल। कल हमारा टॉपिक है यूजिन जो ओनेल है उनका द हैरी ऐप, जो है एलटी ग्रेड के सिलेबस में है। इससे आगे वाला ही जो उसको हम प्ले है उसको पढ़ेंगे हम कल। और बस आप देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं कल। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.